आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण आतापर्यंत 26 संस्थांची विविध कामं जाणून घेतली. अ, असं म्हणतात की पृथ्वीवर सगळं अ, वनक्षेत्र जर नीट हवं असेल, पृथ्वीचं व्यवस्थापन नीट हवं असेल, तर किमान 33% भाग हा वनाच्छादित हवा असं म्हटलं जातं. आणि आजकालच्या काळामध्ये बेसुमार होणारी जंगलतोड, त्यामुळे होणारे प्रश्न निर्माण होणारे आहेत. शहर असो किंवा गाव, त्या ठिकाणी जंगलतोड चालू होते आणि जंगलतोडीमुळे पुन्हा पर्यावरणाला हानी होते आणि एकंदरीत सगळं सृष्टीचं चक्र धोक्यात येतं. तर या प्रश्नावर काहीतरी उपाय करायला पाहिजे म्हणून बऱ्याच संस्था आजही काम करतात. आपापल्या परीने वनीकरण, वृक्षारोपण वगैरे होतं. अर्थात बाहेरच्या देशांमध्ये सुद्धा अ, अशा कल्पना किंवा अशा ज्या उपाय जे असतात ते केले जातात. जपान हा देश आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर जपानने आज नाव जगामध्ये त्याचं स्थापन केलेलं आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा जपान जगाच्या पुढे आहे. जपानची एक कन्सेप्ट आहे जी वनीकरणाची एक छोटीशी कन्सेप्ट आहे ज्याला म्हणतात मियावाकी नावाची वनीकरण कन्सेप्ट आहे. सुदैवाने आजकाल भारतामध्ये सुद्धा ही कन्सेप्ट आपण वापरायला लागलेलो आहोत आणि त्याचे बरेच फायदेही दिसून येतात. तर एक संस्था जी अशी आहे की जी मियावाकीवरच काम करते. तर मियावाकी ग्रीन सोसायटी या नावाची संस्था आहे. त्यांचं काम कसं चालतं, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी कशा चालतात, याबद्दल जाणून घ्यायला आज आपल्याबरोबर मियावाकी ग्रीन सोसायटीचे विशाल टेबरेवाल आपल्यासमोर उपस्थित आहेत. तर मी श्री विशाल टिबरेवाल यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या संस्थेची माहिती सांगायला सुरुवात करावी. धन्यवाद. धन्यवाद शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माई ग्रीन सोसाइटी को अपने बारे में बताने के लिए जानकारी दी। तो जैसा आपने बताया कि पेड़ों की कितनी ज़रूरत है और पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, तो ये सबको पता है। लेकिन अब इसको करना कैसे, ये एक हमेशा चैलेंज रहता है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो टोटल एरिया है वो करीब 604 स्क्वायर किलोमीटर का है। एंड मुंबई अपने आप में एक ऐसा शहर है, बहुत 2 करोड़ से ऊपर की आबादी के शहर एक तो बहुत कम है पूरी दुनिया में, और ऐसे मुश्किल से 5 या 7 शहर हैं जिनके अंदर नेशनल पार्क है। मतलब मुंबई ब्लेस्ड है कि उसके पास अपना नेशनल पार्क है। तो लेकिन फिर भी हमारे चैलेंजेस बहुत हैं। तो आजकल जो दुनिया एनवायरनमेंट को जिस दिशा में बात करती है, वो विषय होता है कार्बन न्यूट्रलिटी। तो अब सिर्फ कोई पेड़ या पानी या इनकी बात नहीं होती। जो विषय आजकल जैसे हम देखेंगे कि भारत ने अभी एक ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हम भारत को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे 2070 तक। तो यही लक्ष्य को लेकर माई ग्रीन सोसाइटी चल रही है कि जो हमारा लक्ष्य है भारत का और जो हमारा कमिटमेंट है दुनिया के देशों का कि हम हमारे कार्बन ऑफसेट को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन हम करेंगे उतना ही कार्बन उत्सर्जन हम बचा लेंगे। सो ये यहाँ से ये हमारी यात्रा शुरू होती है। यू क्रिएट द ऑफसेट। हमारी आबादी करीब 165 करोड़ के आसपास हो जाएगी 2070 तक। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। तो इस लिहाज से ऐसा माना जाता है कि जो लोग 1950 से लेकर 1997 तक पैदा हुए हैं, उन लोगों का कार्बन फुटप्रिंट 70 साल की अवधि में, मतलब इफ दे लिव अबाउट 70 इयर्स, वो करीब 350 टन है। मतलब 70 साल की अवधि में हम लोग जो 1950 से 1997 तक पैदा हुए हैं, दे विल बी एमिटिंग क्लोज टू 350 टन कार्बन पर ह्यूमन। जो लोग 97 से 2020 तक हुए हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट 110 टन है।
और जो 2020 के बाद पैदा हो रहे हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट 35 टन होगा, क्योंकि अब हर देश जग चुका है और वो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए काम कर रहा है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत की, वो आज भी 1950 से लेके 1997 के बीच में पैदा हो गई है। तो हमारा लोड हमारे एनवायरनमेंट के प्रति काफी ज्यादा है, और हम तो मतलब धरती को माता मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन करने में मतलब जितनी चीजों को हम मानते हैं उतनी चीजों को हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है कि 2014 के बाद से इस विषय के ऊपर काफी तेजी आई है। जो ये आप देखेंगे हमारी ये जो ट्राइस विद डेस्टिनी की पहली एक 15 अगस्त को नेहरू जी ने बोला था कि एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, एंड इट्स आवर ट्राइस विद डेस्टिनी। तो हमने कई सफर पड़ाव पूरे किए, लेकिन यहाँ से अब जो आगे का रास्ता है उसके अंदर हम अब सिर्फ विकास को केंद्र बिंदु लेकर नहीं चल सकते हैं, पर्यावरण को केंद्र में रखकर विकास करना पड़ेगा। तो 1947 से जो ये 75 साल का कालखंड हमारा रहा, इसके अंदर विकास केंद्र में था, पर्यावरण बहुत पीछे छूट गया था। लेकिन अब जो आने वाली हमारे जो ये करीब 50 साल हैं, 2070 मतलब करीब 50 साल, तो इन 50 सालों में हमें पर्यावरण को दृष्टि में रखकर सारी योजनाएं बनानी होंगी। इसका भारत ने विश्व से वादा भी किया है। तो हम सबका फर्ज बनता है, जो भी एक भारतीय है, कि हमें इस रास्ते को कैसे पूरा करना। तो माई ग्रीन सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य यही है। एक स्लाइड और नहीं सर। तो यही हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि इस दिशा में जितने लोग काम कर रहे हैं, इन सबके बीच में एक सिनर्जी लाना। एक जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एनजीओज हैं, इस मिशन को ही लेकर हम चल रहे हैं। और मिशन विजन स्टेटमेंट है कि हम लोगों को इसके बारे में एडुकेट करें, क्योंकि लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, जल बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये सब जाकर जहां पे इसकी परिणति होती है वो कार्बन न्यूट्रलिटी है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, और उसको उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, और एज अ नेशन और एज एन पॉलिसी, ये समग्रता से करना होगा। ये कोई मतलब एक सरकार कर लेगी या कोई एक संस्था कर लेगी। तो हमारा ये विजन है कि हम किस तरह से लोगों को इस विषय में एडुकेट करें ज्यादा से ज्यादा, और लोगों के बीच में इसमें सिनर्जी लेकर आए। तो मुझे कुछ 6-7 प्रश्न दिए थे हेमंत जी ने, कि आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो माई ग्रीन सोसाइटी की जर्नी जो है वो टेक्निकली अगस्त 15 प्रधानमंत्री जी का जो 15 अगस्त का भाषण था, पहला भाषण 2014 में, तो प्राय मुझे भाषण सुनने की आदत है। मैं चाहे कोई भी पंतप्रधान हूं, मैं वो भाषण सुनता हूं, क्योंकि उसमें देश का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ये एक पहला ऐसा मौका था कि देश का कोई प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात कर रहा था, और स्वच्छता से देश कैसे तरक्की कर सकता है, और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि हम सबको सोचना पड़ेगा। तो ये हालांकि रजिस्टर्ड नहीं हुई थी संस्था उस समय, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो एक भाषण था जिसने उस यात्रा की एक माइग्रेन सोसाइटी को जन्म दिया, कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक सोच दिमाग में आई। तो ये फिर केशव सृष्टि से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पे ये विचार को हम लेके गए। तो करीब 2014 से 2019 तक केशव सृष्टि के एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने इस काम को शुरू किया और आगे बढ़ाया। फिर 2019 में ऐसा लगा कि
एक अलग से संस्था होनी चाहिए जो इस विषय को 100% इस पे ही डेडिकेटेड हो। तो इसके लिए 2019 में हमने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई। तो यहाँ से माई ग्रीन सोसाइटी की ये शुरुआत मैं अगस्त प्रधानमंत्री जी का 2014 का भाषण ही मैं इसकी शुरुआत मानता हूँ। ये हर्डल्स टू रन द एनजीओ, इसमें मैंने काफी सोचा मैं क्या लिखूं, लेकिन समझ में आया कि प्रत्यक्ष जो अनुभव था वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। क्योंकि जब मैंने सफाई के बारे में समझना शुरू किया या स्वच्छ भारत के बारे में या पेड़ लगाने के बारे में, तो वो जो गांधी जी वाला किस्सा है ना कि आप वो एक स्त्री ने आके उनको बोला कि आप मेरे लड़के को बोलिए कि वो गुड़ खाता है ज्यादा। तो उन्होंने बोला 7 दिन बाद आना। तो पहले उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ा और फिर बोले कि अब मैं इसको बोल सकता हूँ। तो मैंने करीब 1 महीने तक एक सेल्फ आकलन किया कि एज एन इंडिविजुअल मैं और मेरा परिवार या मेरा घर या मेरा किचन, हमारा पेड़ लगाने से लेकर किचन वेस्ट को सेग्रीगेट करने तक हमारा क्या रोल है। पहली बात तो मुझे 2014 तक वेस्ट सेग्रीगेशन होता क्या यही नहीं पता था। तो अ, कोई भी एनजीओ चलाने में हर्डल सिर्फ एक ही आती है कि जिस विषय को आप लेकर चले हैं उस विषय के बारे में आपकी जानकारी कितनी है और उस विषय से आप अपने आप को अलाइन कर पा रहे हैं या नहीं अलाइन कर पा रहे हैं। तो जिस दिन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको हो जाता है वही सबसे बड़ा हर्डल होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम सरकार का है, फिर ये काम आपको लगता है कि जो सोसाइटी जो आपको जिसमें आप रहते हो उसको आप पैसे दे रहे हो ये उनका है, मैनेजमेंट का है। तो लेकिन जिस दिन आपको ये लग जाता है कि ये काम मेरा है और समाज के अंदर इस काम को मुझे ही लेकर आगे जाना है, उस दिन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आने तक हर्डल है। तो सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि जब तक हम इसको दूसरे पर इस विषय को ढोलते रहते हैं हम कि नहीं नहीं मैं तो काम अच्छा कर रहा हूँ, बीएमसी मदद नहीं करती, मैं तो काम अच्छा कर रहा हूँ, सोसाइटी सुनती नहीं। हमको सोसाइटी में वो बुलाते थे, तो आप वहां पर गए तो सोसाइटी में अगर आपको बताना है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कैसे करना चाहिए, तो कभी मैनेजिंग कमेटी वाले ने बुलाया तो सोसाइटी के मेंबर्स नहीं आते थे, कभी मेंबर्स ने बुलाया तो मैनेजिंग कमेटी वाले नहीं आते थे। तो ये हर्डल्स कई महीनों तक मुझे ऐसा लगता रहा कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये हर्डल मेरे अंदर ही है। तो चाहे कोई भी विषय हो, आप चाहे सफाई का विषय लें या आप धर्म जागरण का विषय लें या आप गाय का विषय लें या वनवासी का विषय लें, समाज के अंदर हम किसी भी विषय को, हमारे लिए वो हर्डल जब तक है जब तक हमें इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो जाता कि मुझे ये करना है। प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिमेन परसिस्टेंट। लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, लोग आपकी बात समझेंगे नहीं, लेकिन आपको आप पर विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं सही है। और कोई भी इस तरीके का काम जो समाज के अंदर धारा के विपरीत होता है उसके बारे में लोग आपको बोलेंगे जरूर, अरे भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कर रहे हो, सर आप करोगे क्या, हाँ मैं देखता हूं मैं बताता हूं। तो आपका सबसे पहले वो आपसे खुद शुरू होना चाहिए। तो मैंने पहले मेरे घर के अंदर खुद सेग्रीगेशन किया। जब वो 3 R जो रिफ्यूज रिसाइकल, अब ये जैसे देखेंगे ये जो मैं टी शर्ट पहनता हूँ ये टेक्निकली मेरी ड्रेस हो गई है अब। तो जो मेरा वार्डरोब है वो अपने आप मिनिमल हो गया। तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बोलना आसान है लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना मुश्किल है। तो आपको सोल्यूशन तब मिलता है जब आप उसके टॉर्च बेरर हो जाते हो, जब आपके एक्शन से
लोगों को लगने लग जाता है कि हाँ नहीं भाई ये जो बोलता है वही ये करता है, तो उस एनजीओ को फिर रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो सोल्यूशन यही है सर, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये हमारे कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जैसा आपने जिक्र किया पहले, तो करीब 2014 से अभी तक हमने 28 सिटी फॉरेस्ट बना दिए अकीरा मियावाकी में। अकीरा मियावाकी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इट्स ए प्रोसेस बाय विच आप एक 1000 या 1200 स्क्वायर फुट में करीब 350 से 400 सैपलिंग्स लगा सकते हैं। वो इस तरीके से लगाई जाती हैं कि वो एक दूसरे को पूरक होती हैं वो। सो उसमें कोशिश करके हम लोग 100% नेटिव ट्रीज ही लेते हैं, जो महाराष्ट्र के कोकण बेल्ट के नेटिव ट्रीज हैं। तो अगर आपने एक बारिश के पहले वो जंगल लगाया, तो 2 बारिश के अंदर वो पूरी जमीन पकड़ लेता है, एंड इन अबाउट 3 इयर्स आपको काफी अच्छा घना जंगल मिल जाएगा। इतना घना हो जाता है कि आप अगर 20 फुट की विड्थ में है, तो आप वो विड्थ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो इतना घना हो जाएगा, आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सॉरी। फिर एक रूरल हम जो बात करते हैं ना, जो कि भाई you give somebody a fish, you can feed him for a day, but you give him a fishing rod, you can feed him for a life। तो इस तर्ज पे हमने रूरल एरियाज में जो अभी नई पॉलिसी भारत सरकार लेके आई है, जिन्होंने रूरल फॉरेस्ट को आदिवासियों को और गांव वालों को देना शुरू किया है, सो देन दे बिकम द ओनर्स ऑफ द फॉरेस्ट। वन्य अधिकारियों से वो की जगह पे अब गांव की कमेटियां फॉरेस्ट में क्या होगा वो डिसाइड करती हैं। तो उसके अंदर हमने करीब अभी 1.5 लाख फ्रूट बेयरिंग ट्रीज रूरल महाराष्ट्र में लगाए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4-5 सालों में हम इसको करीब 10 से 12 लाख ले जाएं। तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट की तरह दो या तीन किस्म की प्रजातियां एक ही जगह पर लगाना, जिससे वो मार्केट प्लेस बन जाए। तो अभी तक हम 1.5-2.25 लाख पेड़ लगा चुके हैं, और ये प्रयास चल रहे हैं। तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बहुत सारे हैं, तो सब पे बोलूंगा तो काफी समय लग जाएगा। आई कैन शेयर द डिटेल्स, हमारे वेबसाइट पे भी डिटेल्स रहती हैं ये, और भी इसके बारे में कुछ समझना हो तो लोग मेरे से अलग से संपर्क कर सकते हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ईच प्रोजेक्ट। आगे का सर ले लेते हैं स्लाइड। हाँ, सो टर्निंग पॉइंट माई ग्रीन सोसाइटी का ऐसा था कि जब कोविड आया, तो एक तो 1 या 2 दिन बाद एक ऐसे खबर आई कि बीएमसी इज इन नीड ऑफ फूड, उनको खाने की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है। तो मैं एक कॉलेज के अंदर ट्रस्टी हूँ, वहां पे हमने कॉलेज के अंदर बात करके टीम से एक किचन चालू किया, और करीब 8 से 10 दिनों में हमने पूरे मुंबई में ऐसे करीब 32 किचन खड़े किए। तो अलग अलग संस्थाएं काफी जुड़ी थी साथ में, लेकिन एक 32 उसका सेंटर जो था पूरा कोर, वो माइग्रीन सोसाइटी की टीम ने संभाला, और हमने करीब टोटल मुंबई में करीब 36 लाख मील, करीब 76 डेज किचन चला अलग अलग जगहों पर, और करीब 10 लाख आर्सेनिक एल्बा 30 जो आयुष मंत्रालय ने अप्रूव किया था इम्यूनिटी बूस्टर, वो बांटे। कई सारे काम थे, ज्यादा हम लिख नहीं पाए इसमें। करीब 10,000 से 15,000 राशन किट थे, काफी सारे मास्क डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो वो जो एक काम हुआ, उससे हमें काफी समाज के अंदर एक माइग्रेन सोसाइटी को एक स्टेबिलिटी मिली कि और काफी सिस्टमैटिक हम लोग पूरा कोविड नियमों का पालन करना, रिकॉर्ड कीपिंग वाज परफेक्ट। एवरी डे जो डोनर्स थे उनको पूरा हिसाब जाता था कि भाई आज इतना खर्चा हुआ, आज इतना खर्चा हुआ। तो इससे और फोटोग्राफ्स के साथ हम उनको भेजते थे, तो एक विश्वसनीयता उनमें आई कि जो भी पैसे हमने दिए वो एकदम सही हाथों में गए, और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के साथ हुआ। सो ये हम एक टर्निंग पॉइंट आई बिलीव कि हमारे माइग्रेन सोसाइटी के एनजीओ के
एज एन शॉर्ट स्पैन करियर में आया, क्योंकि पेंडेमिक 2019 में आ ही गया था। तो सर 2019 में जब से हमने नई संस्था बनाई, तब से हमें एटीजी मिल चुका है। सीएसआर ए के लिए हमने अप्लाई किया है। वो अवार्ड्स वगैरह तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन देती रहती हैं, उनका कोई विशेष ऐसा उल्लेख करने लायक कुछ नहीं है। आइडिया यही है कि समाज के कई सारे लोग इस विषय से जुड़े, क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी अभी हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ इको ब्रिक्स का विषय कर रहे हैं। मुंबई के अंदर अभी 75,000 कपड़े के थैले यूज्ड मटेरियल से बनाकर, जिसको रूरल वुमेन या सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन ने स्टिच किया है, वो बांटने का लक्ष्य है। तो ऐसे कई सारे लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो मोटा मोटी यही जर्नी है। ये हमारा वेबसाइट का क्यूआर कोड है, वेबसाइट की डिटेल्स हैं। तो थिंक आई, इससे ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। अगर कोई आपके सवाल हो तो जरूर पूछिए। एक एक सवाल ज़रूर था। ये जो अपना आपने मियावाकी का जो आपने ये किया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो उसको आपको लैंड कैसा मिलता है? हाउ यू गेट द लैंड? या कॉर्पोरेशन से मिलता है या कोई हाँ, प्राइवेट मिलता है? वो पीएमसी कैसा ने, होता है? हमारा इसके अंदर एक नियम है कि जगह पब्लिक की होनी चाहिए, हम प्राइवेट जगह पे नहीं लगाते। तो जैसे आईआईटी ने जगह दी, 2-3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स ने जगह दी, फिर कुछ पब्लिक गार्डन्स में जगह मिली बीएमसी की तरफ से। तो इस तरह से अप्रोच करते रहते। जगह की तो मारामारी बंबई में है ही, क्योंकि लैंड ट्रू। है नहीं। तो जहां कहीं पे भी लैंड होती है, अभी पनवेल में कोस्ट गार्ड ने जगह दी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जगह दी। तो कोई भी ऐसी सरकारी गैर सरकारी संस्थान है, काफी बड़ी जगह मुंबई यूनिवर्सिटी ने दी, तो वहां पे बड़ा प्रोजेक्ट किया। तो जो हम लिखते रहते हैं लोगों को जगह के लिए, हुँ। तो और जहां ये जगह मिलती है लगा लेते हैं। सेकंड थिंग ये था कि मान लो एक जगह पे आपको परमिशन मिल गया लगाने, या फिर कोई आपका कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट हुआ होगा वो, तो हाँ। उसको वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका नज़रिया कैसा होता है कि लगाने के पहले थोड़ा तो रिलेशन है, क्या होगा इससे, ये सब इससे क्या होगा? लेकिन जब वो बन के रेडी होता होगा तब उनका अप्रोच कैसा रहता अरे वो उसके बाद तो वो फिर देन यू आर ट्रीटेड लाइक अ गॉड। है? फिर तो मतलब जहाँ पे पहले पानी पिलाने की स्थिति नहीं थी, हाँ। उसके बाद तो चाय भी मिलती है, आओ भगत होती है। क्योंकि अपने यहाँ पे वही रहता है थोड़ा सी, अरे अभी क्या होगा इसमें? तो ये एटीट्यूड जो नहीं अप्रोच नहीं, रहता है उसकी बात कर रहा हाँ हूँ मैं। मैं आपको इसका बताता हूँ। एक हमने इस इधर लगाया था, एक इंडस्ट्रियल स्टेट में। तो जब इंडस्ट्रियल स्टेट में लगाया तो आधे मतलब 6 कमेटी वाले लगाने के पक्ष में, बाकी लोग नहीं लगाने के पक्ष में। क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लग गया है तो वो उन्होंने उधर अच्छा एक सेल्फी पॉइंट वगैरह बना लिया है। तो लास्ट 6 महीने तक तो उनके पिक्चर्स आते थे, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। वृक्ष तो सर ऐसा है ना कि वो तो देवत्व रूप है ही, हुँ, मतलब। हुँ, तो वो लगने के बाद तो सबको आराम देता ही है, इसमें कोई मतलब उसके आने तक की बस समस्या रहती है। हुँ। एक बार एक छोटे से एरिया में 2000 1500 फुट में जब 30 350 400 झाड़ लग गए, जो नेटिव हैं, लोकल स्पीसीज के हैं, तितलियां आने लग जाती है, फूल आने लग जाते हैं, तो वो मनुष्य को अच्छा लगता ही है। अच्छा। और एक छोटा-सा थोड़ा-सा एक सवाल अलग था कि ये जो अभी यंग जनरेशन का जो आपने स्टार्टिंग में जो ज़िक्र किया कि ये लोगों का कार्बन फुटप्रिंट इतना रहेगा, लेकिन उनको आप कोई मैसेज देंगे क्या? हाउ टू गो अबाउट दैट? पहले तो हमें जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, हम आज के बच्चों से हमारे कृत्य के लिए माफी मांगते हैं कि हमारा बोझा, ये एक तरह से बोलते हैं ना कि संस्कृत का श्लोक है, मैं मुझे पूरा याद नहीं,
बोलते हैं कि वो पिता जो बच्चे पर ऋण छोड़ के जाए, वो पिता नहीं शत्रु समान होता है। हम्म, तो हम आज की जनरेशन पर हमारा ऋण छोड़ रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन जितनी ऊर्जा हम में बची है, जैसे आज मैं 50 साल का हो गया, तो अगर मेरे आगे आने वाले जीवन की जो एक्टिव लाइफ है, उसके अंदर से कम मैं उसका ऋण चुकाने में उसकी मदद तो कर सकता हूँ। तो अ, ये भाव समाज के हर जगह पे आना है। ये जागृति सब में आनी है कि हम अच्छा, हम एक बहुत ही अ, हम आज भी एक डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। तो मेरे परिवार के अंदर जैसे मेरा भाई है, परिवार के और सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे पर होती है। तो भारत का वो व्यक्ति जो इस कार्बन न्यूट्रलिटी को ऑफसेट नहीं कर सकता है, उसका भार भी मेरे पर है। तो जो सक्षम है, उस पर इस विषय की जवाबदारी ज्यादा है। लेकिन इस उसके अंदर वो सीरियसनेस को आना पड़ेगा, उस भाव को हमें लाना पड़ेगा। हम वैसे लोग हैं जहां पर जब उसने पूछा दैत्यराज ने कि तेरा परमात्मा ये खंबे में है क्या, तो हम जड़ के अंदर परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा नरसिंह रूप में क्यों निकले खंबे से, ये मैसेज देने के लिए निकले कि मैं जड़ में भी हूं। तो हम जो जड़ को परमात्मा मानते हैं, तो ये तो वृक्ष तो पूरे अपने आप में देव स्वरूप है ही, पूछते हैं हम। तो ये भाव लाना पड़ेगा कि और आज के जो बच्चे हैं वो अ, मेरे हिसाब से वो ज्यादा रिसेप्टिव है। हम उनसे पर्यावरण का कोई भी काम कराते हैं। अभी हमने इंटरनेशनल कोस्ट क्लीन अप डे किया था, 16,000 बच्चे आए थे एक ही दिन, 2 घंटा पूरे मुंबई में। 42 बीचेस के ऊपर हमने करीब 75 टन वेस्ट जमा किया। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज की जनरेशन पर्यावरण के मामले में बहुत वो जागरूक। है, सेंसिटिव है। हमारे अंदर अभी तक सेंसिटिविटी नहीं आई है। मतलब 50 से 97 वालों से थोड़ा सा मेरा अनुरोध ज्यादा रहेगा कि आप इसमें थोड़ा ध्यान दें। बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं। हम्म, बहुत बढ़िया नीलेश जी, आपने अत्यंत थोड़े समय में अत्यंत उत्तम जानकारी दी हमको। आपका सोसाइटी का काम बता दिया, उसका इम्पोर्टेंस समझ गया, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है मियावाकी और ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट वगैरह, मतलब अत्यंत आसान शब्दों में आपने ये हमें समझाया। तो शून्य आवर्स की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप यहाँ पे आए, आपने अपना समय दिया, इसलिए आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।